चलिए सभी का लक्ष्य 360 पे सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन को लेकर। और पॉलिटी के क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप सभी को, जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं, ओएमआर जो आप लोग फिलअप करते हैं वैसे ही ओएमआर की तरह से जो है आपका बना हुआ है। इस पे हम बात करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। और इस तरह के प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में आपका काम देगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संसद का जो सत्र होता है, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों भाषाओं में है। तो लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है, ये आपसे कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। तीसरा कह रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है वो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है और उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द प्रोविजन ऑफ कन्वेनिंग ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। दूसरा, देयर इज नो फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर इन इंडिया, सेकंड ऑप्शन में है। एंड थर्ड है द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है और जब भी इस तरह के प्रश्न को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे विचार आते हैं कि भाई संसद का सत्र होता है। आप जानते हैं कि संसद किससे मिलकर बना होता है। संसद तीन चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तीनों के मिलने से क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। तीनों का अपना एक वजूद है भाई। लोकसभा का अपना वजूद है, राज्यसभा का अपना वजूद है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, इसलिए कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें जाते हैं, इसलिए जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। संसद जिनको नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि संसद का मतलब यहां पर क्या है। संसद का मतलब यहां पर है लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। ठीक है, इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। और यही प्रश्न में देखिए, संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा पूछा है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो है 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, ये भी पॉइंट आपका सही है। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बेसिक स्टूडेंट है बस उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई संसद जो होती है तीन चीजों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक होता है वो या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फाइनल अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस विधेयक पे सिग्नेचर करते हैं। और जैसे ही उस विधेयक पे वो सिग्नेचर करते हैं वो देश का क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे इसमें उठाकर पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया। ये सब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, अभी मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अभी क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 125 में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान है। दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संसद विशेष बहुमत से संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है और कोई भी नहीं सही है। अब इस तरह के प्रश्न आए तो भाई इस तरह के प्रश्न में क्या कर सकते हैं। जब भी महाभियोग की प्रक्रिया, तो आपको सबसे पहले क्या जानना है, अगर आपने बुक को पढ़ा होगा, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है कि जो आप नहीं कर सकते। यहां पर
किस पे मेन फोकस किया गया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात की गई है। जानते हैं कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि दिल्ली में है, उसके नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट होता है जो कि हर राज्य में है, और तीसरा होता है सिविल कोर्ट यानी कि जिला जज, जिला न्यायालय जिसे कहते हैं। तो सबसे पहला इस प्रश्न में ये देखिए, चूंकि न्यायाधीश की बात अगर की जाए तो न्यायाधीश जांच अधिनियम आया था 1968 में, और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित जो कहा जाए प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? इसमें सिर्फ यही पूछा है ना कि भाई कौन सा सही है, यही तो पूछा है। भारत की जो संसद होती है उस संसद के पास क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के साथ साथ क्षेत्र को विनियमित करने और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बदलने का अधिकार होता है। यह साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था कि संविधान के अनुच्छेद 125 में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। दूसरा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते विशेषाधिकार अवकाश और पेंशन समय समय पर जो पूछ रहा था कि ये चीजें क्या सही है कि गलत है, तो इसमें मेन दिक्कत यही था इस प्रश्न में, क्योंकि ये दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि भारतीय संसद विशेष बहुमत से नहीं, यहां पर कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। क्या था? साधारण बहुमत से था, इसीलिए इस प्रश्न में ये गलती हो गई। बात समझ में आया? ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ये गलत है, संसद को अधिकार है। केवल पहला सही था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कम से कम एज ए एस्पिरेंट्स को आपको जानना चाहिए, और एकदम एज ए पेपर आप जाके देखिएगा, यूपीएससी तक में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आपको वैसे देखने को मिल रहा है, कि भारत की संसद के पास ये अधिकार है। बात समझ में आया सभी को? ये संसद निर्णय करेगी, न्यायाधीशों के जो है पास, संसद के पास जो है कानून बनाने का अधिकार, क्षेत्र को विनियमित करने का, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बदलने का अधिकार इसको दिया गया है। यहां पर गलत इसलिए हुआ कि विशेष बहुमत से जरूरत ही नहीं है, यहां पर साधारण बहुमत की बात इसमें किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। आइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप लोगों ने पढ़ा होगा, और देश की सबसे बड़ी योजनाओं में शुमार था। आपको याद होगा मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इस देश के गरीब से गरीब तबके के पास भी जो है, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी जो है उसका खुद का अकाउंट भी होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत उन्होंने किया था। आपने पढ़ा होगा, देश की सबसे बड़ी योजना थी कि अगर गरीब व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का अगर खाता होगा तो कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ जो है डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसके अकाउंट में सीधे सरकार भेज सकती है, नहीं तो पहले बिचौलिया ही खा जाते थे। अब इसमें ये बस प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, खाता खोलने या बनाए रखने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है तथा न्यूनतम शेष राशि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, खाताधारकों को 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है, और कोई भी नहीं सही है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इस प्रश्न को, तो पहली बात, इस योजना को 2016 में लॉन्च नहीं किया गया था। दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि खाता खोलने के लिए कोई भी जीरो बैलेंस, मतलब कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा था कि जीरो बैलेंस पे भी आप खाता खोल सकते हैं। बात समझ में आया? न्यूनतम राशि की भी रखने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं थी। सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर लिखा है कि खाताधारकों को 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? तो सिर्फ हमारा जो सही होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन सेकंड हमारा, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा सेकंड, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इस प्रश्न का
पहला चूंकि फाइनेंशियल कंक्लूजन तो चलिए वित्तीय समावेशन, और यही प्रश्न इकोनॉमिक्स में भी उठा के पूछ दिया था, और 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, ना कि 2016 में, इसीलिए ये प्रश्न गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, ये वर्ड जो लिखा है यही उठा के इकोनॉमिक्स में भी पूछा हुआ था, लेकिन यहां पर ईयर लिख के गलत कर दिया है। दूसरा बिल्कुल सही था। और यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया, क्योंकि 2024 में इसके 10 साल कंप्लीट हुए, इसलिए तीसरा जो था 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अ, चलिए तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। I2U2 पहल के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है ये I2U2 पहल? इसमें कह रहा है कि भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल है। दूसरा, इसका उद्देश्य रक्षा व्यापार को सुव्यवस्थित करना, रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादनता, सह विकास को बढ़ावा देना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए कि I2U2 बेसिकली है क्या। I2U2 बेसिकली क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यह जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और नई पहलों के लिए यह समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यापार सुनिश्चित करना और रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादनता, सह विकास को बढ़ावा देना है। इसमें मेन चीज ये है कि यह जो पहल है, जिसमें जल की बात की गई है, ऊर्जा सुरक्षा की बात की गई है, इसमें इन चीजों की बात इसमें किया गया है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि इसमें भारत है, इजराइल है, अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य, ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यह जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और नई पहलों के लिए ये क्या है? समर्पित है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा, जबकि फर्स्ट बिल्कुल ही सही जवाब। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड से प्रश्न पूछा हुआ है। नाबार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नाबार्ड से प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक्ट 1981 के तहत की गई थी। दूसरा, यह हस्तकला शिल्पकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है एवं हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी हेतु एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने में उनकी मदद भी करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए, इस तरह के प्रश्न अगर आए पेपर में तो आप क्या करेंगे? जब भी नाबार्ड से प्रश्न आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहे और हर साल नाबार्ड ने प्रश्न पूछा भी है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो नाबार्ड होता है यह क्या है? एक सांविधिक निकाय होती है। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, और इसकी स्थापना जो है 1982 में जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक एक्ट 1981 के तहत इसे किया गया था। बिल्कुल पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यह हस्तकला शिल्पकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, यहां तक कि हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी हेतु एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने में उनकी मदद भी करता है। ये भी पॉइंट बिल्कुल भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोनों पॉइंट इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आप याद रखिएगा, नाबार्ड से संबंधित ये दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में बेरोजगारी दर, यानी कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, श्रम बल में जो कहा जाए बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। दूसरा, प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से ज्यादा कर्मचारी काम पर रखे जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप श्रम संसाधनों का कम उपयोग होता है। तीसरा, सामान्य मुख्य और सहायक स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा यानी कि एनएसएसओ द्वारा रोजगार और बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है और कोई भी नहीं सही है। यह प्रश्न आपसे उठा के पूछा जा रहा है।
अब बेरोजगारी क्या है बताइए, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है या बेरोजगारी किसे कहते हैं? अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं तो बेरोजगारी, देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जो दिखती नहीं है बेरोजगारी। बेरोजगारी होती है लेकिन जो दिखती नहीं है। यही बात इसमें कहा है कि बेरोजगारी दर श्रम बल में रोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत होता है। बिल्कुल ये पॉइंट सही है। दूसरा, प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से ज्यादा कर्मचारी, ये भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा, सामान्य मुख और सहायक स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक जो है एनएसएसओ द्वारा जो है रोजगार और बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां होती हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहां पर क्या है? बिल्कुल ही सही जवाब है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों के तीनों इसमें पॉइंट बिल्कुल ही सही है और यही प्रश्न आपसे उठा के पूछ दिया गया है। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए आपसे, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और सारे प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है, जो भूखमरी को दर्शाती है। 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, जिसका अर्थ है भूखमरी नहीं है। दूसरा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तीसरा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रमुख संकेतकों में बाल स्टंटिंग, शिशु मृत्यु दर, अल्प पोषण और शिशु दुर्बलता शामिल होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है और कोई भी नहीं सही है। यकीन मानिए, यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बिहार पीसीएस की परीक्षा, आजकल तो हर स्टेट वाले भी जो है यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उनको उठा के पूछ दे रहे हैं। आजकल देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स होता है एक समकक्ष समीक्षा वाला सूचकांक होता है, जो कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेटर हंगर हेल्प द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। जबकि यहां पर क्या लिखा है कि कौन सा कथन सही है? यही तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई कौन सा कथन सही है, तो क्या इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है क्या? नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा हो गया हमारा गलत हो जाएगा। भाई यही तो गलत होगा, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि आप बताइए कि कौन सा कथन, मतलब कितने कथन सही है, ये आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कितने कथन, आजकल इस तरह के ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, कितने कथन सही है, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो एक कथन तो ये गलत हो गया, बाकी ये बिल्कुल सही बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है, जो भूखमरी को दर्शाता है। 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है जहां पर भूखमरी नहीं है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नहीं होता है भैया। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो बात हमने किया, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड के बारे में हमने अभी चर्चा किया, उसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि यह जो सूचकांक होता है वो, उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर हेल्थ के रिपोर्ट के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसे प्रकाशित किया जाता है। जबकि यहां पर यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ था, इसलिए गलत हो गया। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है और हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो हमारे कितने स्टेटमेंट सही है, तो हमारे टोटल 2 स्टेटमेंट यहां पर सही है। आपसे पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट सही है, तो आजकल ट्रेंड इस तरह के प्रश्नों का भी देखने को मिल रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को देना है कि 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को उसके कुछ दक्षिणी एशियाई जो हमारे पड़ोसियों के मध्य जो है साथ जो है मध्यम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में भूख के स्तर में सुधार को दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए गुड न्यूज है। तो इस न्यूज को सभी को याद भी रखना है कि भाई हमारे जो है जितने भी दक्षिण एशियाई देशों में हमको जो है मध्यम श्रेणी में भारत को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नीति आयोग द्वारा, मैं जल्दीबाजी इसलिए कर रहा हूं ताकि सारे प्रश्न करा सकूं। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य जो है भारत के 112 जिलों में बदलाव लाना है, जिसमें 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो 81 विकास संकेतकों के आधार पर प्रगति को मापा जाएगा। दूसरा, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए 3 महीने की संपूर्णता अभियान शुरू किया है। पहला कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे आकांक्षी जिला, तो इसके बारे में अगर आपने को पढ़ा होगा या आकांक्षी जिला के बारे में आपको मालूम होगा, तो इस तरह के प्रश्न को आप कर सकते हैं।
तो यहां पर लिखा है कि नीति आयोग, पहले योजना आयोग था जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। इस देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा नीति आयोग की स्थापना किया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस समय नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि भारत के 112 जिलों में बदलाव लाना है, जिसमें 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा 81 विकास संकेतकों के आधार पर प्रगति को मापा जाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख इंडिकेटर यानी कि संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए 3 महीने की संपूर्णता अभियान शुरू किया। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ही सही इसका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आजकल कार्यस्थल की बात की जा रही है और कार्यस्थल पर जो है महिला का यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछे तो देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण एक्ट 2013 इस संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला, 20 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसके पास सिविल न्यायालयों के समान शक्तियां हैं। दूसरा, जिन संगठनों में कोई आंतरिक समिति नहीं है वहां शिकायतों के निपटान के लिए जिला अधिकारी द्वारा एक स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। अब बताइए, इस तरह के प्रश्न आएंगे, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस तरह के प्रश्न को शायद नहीं कर पाएंगे। इसमें सारी चीजें बताई भी गई हैं। तो इसमें पहली बात, अगर आपको पता होगा तो इसमें कहीं 20 नहीं लिखा हुआ था। यौन उत्पीड़न से जो संबंधित शिकायत को हल करने के लिए कहा गया था 10 या उससे अधिक जो है कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं के द्वारा आंतरिक विकास समिति आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा और इसमें साक्ष्य एकत्र करने के लिए सिविल न्यायालयों की शक्तियां हैं। बिल्कुल ये सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन यहां पर जो लिख दिया है 20 ये गलत कर दिया है, क्योंकि 20 है ही नहीं, इसमें 10 था, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है कि जिन संगठनों में कोई आंतरिक समिति नहीं है वहां निपटान के लिए शिकायतों के जिलाधिकारी महोदया के द्वारा एक स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही है, यानी कि केवल 2 इसका सही जवाब है, यानी कि एक ऑप्शन सेकंड वाला जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमको पकड़ना है कि भाई इसमें यहाँ पर वर्क प्लेस में 20 दिया था जबकि वर्क प्लेस पे 20 नहीं है। वर्क प्लेस पे कितना दिया गया है? वर्क प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ जो है 10 दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पसंदीदा राष्ट्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईएमएफएन का मतलब होता है मोस्ट फेवरेट नेशन। ईएमएफएन यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन, दैट इज कॉल्ड सबसे पसंदीदा राष्ट्र एक देश द्वारा दूसरे देश की दी गई व्यापार स्थिति को संदर्भित करता है जो उनके बीच गैर भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करना है। दूसरा, एमएफएन का तात्पर्य जो है अधिमान उपचार जो प्राप्तकर्ता देश को अन्य व्यापार भागीदारों पर लाभ प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 सही है, ना तो एक ना तो 2 सही है। अब इस तरह का प्रश्न है, आप लोगों को लगेगा कि भाई सिलेबस में क्या पूछ दिया गया है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात इसमें किया गया है कि भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिकली होता क्या है या मोस्ट फेवर्ड नेशन किसे कहते हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाई एक देश को दूसरे देश को देता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो पहला ऑप्शन सही है। जो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा एक व्यापार व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें एक देश दूसरे देश को गैर भेदभावपूर्ण व्यापार शर्त सुनिश्चित करते हुए प्रदान करता है। प्राप्तकर्ता जो देश होता है को अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में नुकसान का सामना इससे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चलिए पहला। लेकिन एमएफएन का तात्पर्य अधिमान उपचार जो प्राप्तकर्ता देश को लाभ प्रदान करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्राप्तकर्ता देश जो होता है को अन्य भागीदार देशों की तुलना में नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस यह सिद्धांत चूंकि विश्व व्यापार संगठन के लिए केंद्रीय है, जहां यह अनिवार्य है कि यदि कोई डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक सदस्य को
विश्व व्यापार शर्तें प्रदान करता है तो वही शर्तें अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों पर भी लागू होना चाहिए, ये भी कहा गया है मोस्ट फेवरेट नेशन में। तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, बृहद क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बृहद क्षरण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टान, मिट्टी और मलबे की ढलान की ओर गति है। दूसरा, हिमस्खलन को बृहद क्षरण का उदाहरण नहीं माना जाता है और यह पर्वतीय हिमनदीय दोनों क्षेत्रों में हो सकता है। भारत का लगभग 5% भूक्षेत्र भूस्खलन प्रवण है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है और कोई भी नहीं सही है। अगर इस तरह के प्रश्न आए तो भाई क्या करना है? इस तरह के प्रश्न में क्या आपसे उम्मीद करता है एग्जामिनर कि भाई क्या इसमें सही हो सकता है? तो इस तरह का जो भी प्रश्न आए, चूंकि भू-संलग्न से प्रश्न है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल ही सही जवाब है कि बृहद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टान, मिट्टी, मलबे और ढलान की ओर गति करता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल ही सही पॉइंट है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सही नहीं है। लेकिन इसमें जो दिया है कि भारत का लगभग 5% भू क्षेत्र है, ये गलत है। भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का लगभग 12.6% ऐसा क्षेत्र है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और हिमस्खलन को जो है बृहद क्षरण का उदाहरण नहीं माना जाता है, ये कह रहा है। और ये पर्वतीय हिमनदी दोनों जो है क्षेत्रों में हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो ये भी पॉइंट जो है बिल्कुल आपका गलत पॉइंट है, क्योंकि हिमस्खलन जो है बृहद क्षरण का उदाहरण होता है और ये चूंकि यहाँ पर लिखा है उदाहरण नहीं मानता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के तहत जो है चट्टान या बर्फ का अचानक बृहद चलन है और ये पहाड़ी और हिमनद दोनों क्षेत्रों में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं माना जाता है, जबकि ऑलरेडी ये इसका उदाहरण होता है। तो ये भी क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए भारत में ये लास्ट कर लेते हैं इस प्रश्न को, कोई इशू नहीं है, हम लोग कम से कम प्रश्न करेंगे लेकिन अच्छे प्रश्न करेंगे। भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। जनगणना खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा निर्धारित 10 की विश्व कृषि जनगणना दिशा निर्देशों का अनुसरण करती है। आंकड़ों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहित विभिन्न आकार वर्गों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है और कोई भी नहीं सही है। अब इस तरह के प्रश्न आए तो भारत में कृषि जनगणना का अगर पूरा डिटेल पता होगा तो कृषि जनगणना से संबंधित आप प्रश्न को बड़े इजीली तरीके से इस तरह के प्रश्न को आप करने की स्थिति में रहेंगे। इसमें कहा गया है कि इट इज कैरिड अबाउट वंस इन 5 ईयर। बिल्कुल सही बात है, ये 5 वर्ष में एक बार किया था, बिल्कुल सही बात है। जनगणना जो होती है वह खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा निर्धारित 10 की विश्व कृषि जनगणना दिशा निर्देशों का अनुसरण करती है, ये भी सही है। और आंकड़ों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सहित विभिन्न आकार वर्गों द्वारा वर्गीकृत किया था, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में जो है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपको लगातार लेकर आता रहूंगा। मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास समय की कमी होती है, इधर उधर की कोई बातें नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बातें होंगी। क्योंकि इसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, खास करके यूपी ट्रिपल एस सी, बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं। लोअर पीसीएस का पेपर आपके पास है, लेखपाल का पेपर है, यूपीएससी का प्रीलिम्स है, यूपी पीसीएस का है, बीपीएससी का प्रीलिम्स है, एडीओ का पेपर है, सारी परीक्षाएं लगातार हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं कोशिश पूरी यही रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं लेकर आऊँ आप सभी के सामने, जिससे आप लोग भी क्या करें, आप लोग भी जो है लगातार उसकी तैयारी करते रहें। क्योंकि लगातार तैयारी करते रहेंगे तो आप लोग का मनोबल बना रहेगा। बहुत दिनों के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ चूंकि अपने चैनल पे, और जो नए लोग हों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोशिश पूरी रहेगी कि अपने चैनल पर अधिक से अधिक मैं क्लास लूँ और भी मैथ वाले सर को बुलाऊँ, रीजनिंग भी कराऊँ, इस पे यूपी स्पेशल भी पूरा कराऊँ। तो कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से इन चीज़ों को मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। यूपी स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी में पढ़ाता भी हूँ, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है। मेरा कहीं पर भी वीडियो, मेरा नाम सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है, जैसे ही आप यूट्यूब पे प्रिंस जायसवाल लिखेंगे पूरा डिटेल आ जाएगा। तो मैंने यूपी पढ़ाया भी है, कई संस्थानों में पढ़ाया है और अपने इस चैनल पे भी यूपी स्टार्ट करने वाला हूँ। चूंकि लेखपाल में 20 नंबर का प्रश्न आपसे यूपी से पूछा जाएगा। कंप्यूटर में भी लेखपाल का प्रश्न है, 15 क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि देखिए लोअर पीसीएस में भी जो है आपका सेम सिलेबस उठा के दे दिया है। लोअर पीसीएस में कितने अच्छे अच्छे पद हैं आप भी जानते हैं, अधिशासी अधिकारी, बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं उसमें।
तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि चुनाव का समय है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं। जीएस अच्छे से तैयार कीजिए, कोई भी पेपर हो अच्छे से आप करिए उसको। हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।